त्यामुळे तुमचे हेच का काय म्हटलं? हे कुठलं नेटवर्क आहे? झूम? हा झूमचा आहे सर, हे झूम आहे. झूम बॅन केलं होतं ना? झूम बॅन केलेला आहे सर, झूम तर बऱ्याच ठिकाणी बॅन केलेलं आहे. पाटिल सर शुरू कराएंगे का? हाँ हाँ, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या सर? वो दूसरा मोबाइल से करने वाले थे तो वो फोन भी शायद ले रहे होंगे, पता नहीं। चार्ज हो रहा तो अपन शुरू करते हैं, आप आ जाओ पाटिल सर। ठीक है। हाँ एक सेकंड। शुरू करो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, और आशा करता हूँ हमारे सभी खास एक नया टॉपिक लेकर हम लोग आज के इस सेशन में उपस्थित हैं। और मेरे साथ डॉक्टर परशुराम पाटिल जी हैं, और 24 न्यूज़ वाले हैं BR पाटिल सर है, और बावले सर का बहुत बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनका भी आने से एक प्रोग्राम में जो है 4 चांद लग सकता है। और करंट टॉपिक जो है आत्मनिर्भर भारत, खास एग्रीकल्चर फील्ड में, जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा जो भारत देश का जो पूरा क्या कहते हैं बेस जो है उसी पे जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर पे। तो उस विषय को लेकर हम लोग आज बातें करेंगे, और खास डॉक्टर परशुराम पाटिल जी ने ये सारा प्रोग्राम का जो है श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और BR पाटिल सर को जोड़े हैं जो बाजू में हैं मेरे, और ये विश्व पितामह हैं फार्मर्स की दुनिया में खेती के लिए। और जब मेरे पास इनका बायोडाटा आ गया तो मैं देखते रह गया, बस पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि 2-4 पेज होगा, 3-4 पेज होगा, लेकिन वो पूरे 60 to 70 पेजेस का उनका बायोडाटा है। तो उतनी सारी बातें तो हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसमें से कुछ बातें जो है खास सर के उन्होंने जो अपने माइलस्टोन अपने लाइफ में उन्होंने जो स्थापित किया है, 35 साल उनको रिसर्च में हुआ, कई ट्रेनिंग्स के, बहुत सारे कंसल्टिंग एजेंसी के साथ मिलकर, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 125 रिसर्च उन्होंने किए हैं, और 85 जो है कंसल्टिंग प्रोग्राम्स किए हैं, 70 से अधिक उन्होंने ट्रेनिंग असाइनमेंट खास करके हेल्थ, पॉपुलेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और कम्युनिकेशन इस फील्ड में उन्होंने काम किया है। सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम किया है, और अपने समय में उन्होंने 6 अलग अलग किताबें लिखी हैं, और 200 पेपर्स उन्होंने सबमिट किए हैं। तो ऐसे कई चीज़ें उन्होंने माइलस्टोन स्थापित किए हैं, और ख़ास करके जो रूरल डेवलपमेंट है, आदिवासी बेल्ट में लोगों का कैसे विकास हो, कैसे वो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए। एक फार्मर अगर पूरी तरह से सक्षम होकर मेन स्ट्रीम से जुड़ जाता है तो हम सब के लिए गर्व की बात है। उस लेवल पे काम उन्होंने सर ने किया है। और मैं दूसरी तरफ डॉक्टर परशुराम पाटिल जी के बारे में अगर बात करूं तो इनसे मेरी बातचीत बहुत पहले से एक जो है प्यार रहा है। पुणे में जब मैं गया था वहां पर भी मुझसे मिलने के लिए वो आए थे, और पूरे परिवार के साथ आए, मिले, बातचीत हुआ। और जब हमारी रिसर्च की बातें हो रही थी, खास करके मैंने रेडियो के लिए उनको इनवाइट किया था कि सर आपने बहुत सारा रिसर्च किया है काजू पर, और इसको लेकर हमने प्रोग्राम्स किए रेडियो पर, और वहाँ से इनका कनेक्शन जुड़ा। और फिर इनको उसके बाद सिम्बोसिस में इन्होंने फेलोशिप लिया, फिर फॉरेन गए, फिर बहुत सारा काम किया, और अभी वर्तमान में वो एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर हम सभी को गर्व हो रहा है, और अच्छा लग रहा है कि हमारा जो खास एक बहुत मेहनत करके जब व्यक्ति कोई एक ओहदे पर पहुँचता है तो सबको खुशी होता है। ऐसे ही परशुराम जाकप्पा पाटिल जी जो है विशेष रूप से उन्होंने अभी एक मुकाम हासिल किया है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसल्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का APEDA जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन में विशेष काम कर रहे हैं, और बहुत सारे रिसर्च काम किया, और ख़ास करके काजू वाला जो क्षेत्र है इंडियन काजू के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। और अभी वर्तमान में एज ए एडवाइज़र वो अपनी विशेष सेवा दे रहा है, और जो भी किसानों के लिए जो योजनाएं बनती है उसमें आइडियाज देने का भी एक जो है अवसर इनको मिल रहा है। तो ये सुन के मुझे और अच्छा लगा जब मैं बातचीत कर रहा था उनसे, तो ये जब उन्होंने कहा कि एक खुद किसान हो के जब वो किसानों के लिए योजना बनाने में आइडियाज देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वो चीज़ वो कर रहे हैं।
तो हम लोग उन्हीं से अभी सुनेंगे और आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ बावले सर भी जुड़ जाए तो और अच्छा होगा। और मैं धन्यवाद। चाहूँगा कि अभी पाटिल सर, परशुराम पाटिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई में आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए बी आर पाटिल सर का इंट्रोडक्शन जरूर दें, क्योंकि मैं पूरा बायोडाटा को लेकर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने जो उनके साथ जो काम किया है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में भी जरूर बताइए। धन्यवाद रमेश जी। कि मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इन एग्रीकल्चर जी ये बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना ये देश बढ़ नहीं सकता आगे। एग्रीकल्चर इस देश का एक मूलभूत ढांचा है। तो अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको काफी सस्टेनेबल करे, काफी फला बुरा करे, ताकि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका इस सेक्टर में वो बढ़ जाए। ऑल ओवर तो इंटरनेट जैसे इसी को दबाना था इसका। जैसे कि मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो आपने म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, अनम्यूट। हेलो हाँ अभी सुनाई दे। ओके, कुछ ओके, थैंक यू रमेश जी। जी मैं तो पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने इतने महत्वपूर्ण और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि एग्रीकल्चर ये भारत का एक मूलभूत ढांचा है, एक कोर है। इसके बिना भारत की संकल्पना नहीं हो सकती, ना केवल भारत की, किसी भी देश की। एग्रीकल्चर के बिना बेसिक चीजें है, आपको कुछ ना हुआ तो चलेगा लेकिन एग्रीकल्चर लगता है। तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि इस कोविड के टाइम में सारा सेक्टर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बंद था। सिर्फ दो सेक्टर चल रहे थे, एक था एग्रीकल्चर और दूसरा था हेल्थ। इनको छोड़ के लगभग सारा बंद था। हेल्थ इश्यूज थे इसलिए, और एग्रीकल्चर क्योंकि फूड का इशू है, क्योंकि आपको डे टू डे फूड लिखता है, और आपके सारा कंट्री का जो 70% पॉपुलेशन है वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। तो इतना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है कि हम इसके बिना आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत, वो जो सेल्फ रिलायंस बनना चाहती है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं इस सेक्टर में, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगा, इंडिया एज ए कंट्री एंड इकोनॉमिक पावर ग्रोथ नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो लॉकडाउन में जो पैकेज डिक्लेयर किया, तो उसका मतलब यही था, क्योंकि ये जो 70% पीपल पॉपुलेशन है और इतना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्कोप है, वो सबको आगे लेके जाना चाहता है। इसी क्षेत्र में जितना काम डॉक्टर बी आर पाटिल सर ने किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। उन्होंने लगभग 50 इयर्स उनका अलग अलग तरह रिसर्च का है, कंसल्टेंसी का है, अलग अलग प्रोजेक्ट है। जितने भी वर्ल्ड में अभी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, कोई भी, जो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जहाँ पे कहीं पे भी हो, उन सारे इंस्टीट्यूशन में सर ने लगभग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट काम किया है। सर के बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, अलग अलग डायरेक्टर है। तो इनसे अच्छा आदमी कोई आपको नहीं मिलेगा जो इसमें प्रकाश डाल सके। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत में मैं ये प्रोग्राम बी आर पाटिल सर के साथ शुरू करना, उनसे जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर भारत और एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, इनका क्या रिलेशन है, और एक उनका क्या, किस तरह से सारे इनिशिएटिव को देखते हैं, और किस तरह के फूड सिस्टम हमको चाहिए, और अभी कैसी फूड सिस्टम है। मैं अनुरोध करूंगा बी आर पाटिल सर को कि वो इसमें प्रकाश डालें। जी पाटिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बी आर पाटिल सर को सुनेंगे अभी। जी आपने तो बहुत लंबी चौड़ी प्रस्तावना कर दी है। नहीं, आपने काम भी तो उतना किया है सर। उसके सामने ये कुछ नहीं। और आपने सवाल उठा दिया कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम, जी ये क्या है? वो उसके बारे में 3 शब्द है उसमें। हाँ, फूड सिस्टम, खाद्य व्यवस्था, आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं। और ये खाद्य व्यवस्था हिंदुस्तान की इतनी विविधता से भरी हुई है कि हर एरिया में ज्योग्राफिकली, भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से, आवरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से बदलती रहती है।
तो विविधता बहुत है। ऐसे हमारी खाद्य व्यवस्था पूरी हिंदुस्तान में अलग अलग है, ये पहले ख्याल में रखना चाहिए। और इस खाद्य व्यवस्था के जो मुख्य अंग है, वो तो आप सब जानते ही है कि राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू ऑल द वे टू कंजम्पशन एंड वेस्टेज एंड डिस्पोजल तक, वहां तक पूरी फूड चेन में जो भी भागीदारी है वो सब लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो आपने एक शब्द डाल दिया सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल फूड सिस्टम, तो सस्टेनेबल जरा ट्रांसलेट करना हिंदी में बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी राय में उसके 3 पहलू हैं। एक तो सातत्य है, एक तो स्थैर्य है, एक तो संतुलन है। ये तीनों शब्द थोड़े से लागू होते हैं कि खाद्य व्यवस्था, तो हम तभी बोल सकते हैं कि ये सातत्यपूर्ण है, स्थैर्यपूर्ण है या संतुलित है। ये संतुलित है या नहीं ये मुद्दा डिस्कशन के लिए है, लेकिन ये संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए यदि नहीं है तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। इस व्यवस्था के काफी भागीदार है, मुख्यतः 2 ही है, उत्पादक और उपभोक्ता। ऑल द वे दोनों उपभोक्ता है, लेकिन उत्पादक और उपभोक्ता, लेकिन ये दोनों के बीच में 2 किस्म के और लोग जुड़े हैं। उसमें प्रमुखता उत्पादक जो है, उसके अंदर जो है व्यापारी जो खरीदता है, बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। एक कैटेगरी वही है जिसको हम व्यापारी बोलते हैं। उनके हाथ में काफी है दे आर कंट्रोलिंग द होल सिस्टम। और उसके अलावा और दूसरी कैटेगरी है जो नीति नियम कानून बनाते हैं, यम नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, संसद में बैठ के या अलग अलग जगह पर कानून बनाते हैं या उसका अमल करते हैं। ये कैटेगरी है, दोनों एक दूसरे से मिली जुली रहती है। इसलिए जो क्रांतिकारी या परिवर्तन होना चाहिए इस खाद्य व्यवस्था में, वो जितने प्रमाण में होना चाहिए उतने प्रमाण में नहीं हो रहा है। लेकिन ये और दूसरी और एक उसकी ट्रेजेडी ये है कि उसके अलावा ये 2-4 लोग मैंने कैटेगरीज के लोग मैंने बताया, इस खाद्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, संतुलित बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, सस्टेनेबल जो आप कह रहे हैं वो बनाने के लिए हमें जो शास्त्रज्ञ है, तंत्रज्ञ है, ज्ञान विज्ञान जानने वाले लोग हैं, उनको बहुत पैमाने पर हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। और ऐसा देखा गया जब जब ऐसे लोग इन्वॉल्व थे, स्वामीनाथन से लेकर या जो भी है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ऐसे लोग थे तो जानने वाले भी थे और करके दिखाने वाले भी थे और उनकी बात मानने वाले भी थे। और गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं उनको आगे करके उन्होंने देश में परिवर्तन लाया है। जैसे कि एक जमाने में हम यूएसआईडी में काम करते थे, PL 480, उसके पहले हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से खाद्य लाते थे, लेकिन वो हरित क्रांति ने ये करके दिखाया कि वी बिकम सरप्लस, वी बिकम सेल्फ रिलायंट। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं खेती में, वो तभी हो गया था। और भी उम्मीद है और भी कर सकते हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और वो सस्टेनेबिलिटी मतलब ये संतुलित खाद्य व्यवस्था के 3 पहलू होते हैं। वो संतुलित या स्थिर तभी मानी जाएगी जब उसमें जो इन्वॉल्व जो भागीदार लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से वो सबका फायदा होता है, सबको कुछ न कुछ मिलता है, कुछ न कुछ फायदा होता है, उत्पादक से लेकर तक उपभोक्ता तक। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक संतुलन, आर्थिक संतुलित व्यवस्था। दूसरा है सोशल सस्टेनेबिलिटी, मतलब सामाजिक दृष्टि से जो भी है लोग हैं, समाज के जो अलग अलग घटक है, सबको उनका फायदा जब मिलता है, ब्रॉड बेस इक्विटेबल ऐसा जब मिलता है, तब वो इकोनॉमिक सोशल स्टेबिलिटी भी, सोशल सस्टेनेबिलिटी भी उसको मान सकते हैं। तीसरा जो है वो एनवायरमेंटल, पर्यावरण का हिस्सा है। जब हम कुछ भी करते हैं खाद्य व्यवस्था बढ़ाने के लिए, उसका बुरा असर हमारे पर्यावरण पर नहीं होता है। पोल्यूशन हो या केमिकल्स हो या अलग अलग जो है जल, जमीन, फॉरेस्ट वगैरह, हर पर जो बुरा असर होता है वो नहीं होता है, तब हम उसको सस्टेनेबल बोल सकते हैं। लेकिन उसको दूसरा एक एंगल है
कि सस्टेनेबल, इस व्यवस्था को सस्टेनेबल हम तभी बोल सकते हैं जब हम भविष्य का भी ख्याल रखते हैं, अगली पीढ़ी का भी ख्याल रख सकते हैं, उनका भी नहीं नुकसान होना चाहिए। इसलिए आज से ही हमें वो कदम उठाने चाहिए कि जो भी हम गलतियां हो रही है, गलती को उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे, बट दिस सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन बाद में और बताएंगे। हाँ जी रमेश जी, बावले सर ज्वाइन हुए हैं। हाँ, तो बावले सर आए। सर। बी आर पाटिल सर, बहुत ही अच्छा लगा आपने जो सस्टेनेबल फूड के बारे में, सिस्टम के बारे में बताया, वो क्या है वो हमने समझा। और मैं वापस आपको जोड़ना चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ अभी कैलाश बावले सर आए हैं जिनका इंतजार था हमें। सर आपका माइक ऑन कीजिए। और बावले सर जो है काफी समय से इस अरे वाह, फील्ड में काम कर रहे हैं और पीएचडी इकोनॉमिक्स है, तो अच्छी तरह से हमें बता पाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। और थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इनके पास जो खास इन्होंने इकोनॉमिक में काम जो डिग्री हासिल किया है, मेंटल मॉरल एंड सोशल साइंस फैकल्टी के रूप में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से ये चीज़ें हासिल की है। एमफिल किया इन्होंने और टॉपर रहे यूनिवर्सिटी में, बाला साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से, औरंगाबाद से इन्होंने किया है। और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स भी इन्होंने अचीव किया है। और फिर इकोनॉमिक्स बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स भी उन्होंने अचीव किया है। और बहुत सारे काम किए हैं। और ख़ास करके मुझे इनका जो रोल है वो एकेडमिक रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव रहा और फाइनेंशियल हेड ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में। और ख़ास करके एकेडमिक एंड फाइनेंस डेवलपमेंट प्लान्स को तैयार करने में इन्होंने एक अपना विशेष भूमिका निभाया है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई प्लान करते हैं उसको सक्सेस करने के लिए टीम बिल्डिंग की बात आती है। तो सर ने टीम बिल्डिंग का भी बहुत अच्छा रोल निभाया अपने समय में, और अभी भी वो काम कर रहे हैं। और डेवलपिंग सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ विशेष जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट उनको ये सारी चीज़ें देने के लिए उन्होंने काम किया। और फिर इस तरह से उन्होंने जैसे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिल के काम किया है। और एक खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, इस विषय को हम लोग लेकर उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। और वैल्यू एडिक्शन प्रोग्राम कॉलेज एजुकेशन में उन्होंने दिया है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। और इसके साथ में रिसर्च जो किया है उन्होंने, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए हैं, पेपर सबमिट किए हैं। और अर्थसंवाद ये जो है मराठी में एक विशेष इन्होंने रिसर्च पेपर आर्टिकल उन्होंने लिखा है। और 1986 में एमपीएससी जनरल स्टडीज के लिए त्रिमूर्ति प्रकाशन समग्रमर ये जो है इन्होंने बुक पब्लिश किया है। और ऐसे कई बुक्स इनके हैं। और नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स इन्होंने आयोजन किया और उसमें भी उन्होंने अपना विशेष जो है योगदान दिया है। और इनको खास करके जो अचीवमेंट है सर का, मानपत्र अवार्ड इनको मिला है जागर महाराष्ट्र स्टेट से संगठन के द्वारा इनको मिला हुआ है। और नेशनल और इंटरनेशनल कंपेडियम अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट न्यू दिल्ली से 2003 में इनको मिला है। तो इस तरह से कई अवार्ड्स इनको प्राप्त हैं। तो डॉक्टर कैलाश बावले सर का दिल से स्वागत करना चाहूँगा और आप हमें बताएंगे आत्मनिर्भर भारत इन एग्रीकल्चर ये क्या है? नमस्ते। नमस्ते। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने ये मीटिंग लिया है और ये मीट किया है। तो पहली बात आपने जो पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत एग्रीकल्चर के बारे में क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई देश, अपना देश जो है ये भारत देश, ये तो कृषि प्रधान देश है और कृषि की आत्मनिर्भरता होने से ही अपना देश की आत्मनिर्भरता हो सकती है। इसलिए हमारे वो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है, उन्होंने मराठी में एक बहुत बड़ा लिखा था। अच्छा, मैं अभी वो पहले सुनाता हूँ। गाव देशाचा नकाशा, मॅप, गाव देशाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गावची भंगता अवदशा येई देशा। तो इसमें ये पंक्तियां जो है वो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की है। और इसमें उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता।
यानी कि देश की आत्मनिर्भरता जो है वो गांव की आत्मनिर्भरता के ऊपर होती है। तो गांव की आत्मनिर्भरता जो होती है ये खेती के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि कृषि प्रधान जो अपना देश है, तो गांव आत्मनिर्भर तभी होगा जब गांव की खेती आत्मनिर्भर हो जाएगी। इसलिए हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान होने की वजह से कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के बिना भारत की आत्मनिर्भरता नहीं होने वाली है। इसलिए जब हम भारत की आत्मनिर्भरता कहते हैं तो पहले हमें ये 6 लाख और 6 लाख से भी ज्यादा जो हमारे देहात है, गांव है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और ये तो पहले से ही हमारी जो संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति जो है, इसमें पहले से ही कृषि आत्मनिर्भर थी। और पहली जो ऋषि और कृषि जो थी वो आत्मनिर्भर थी। तो वो उस टाइम क्या था कि हमारा पूर्ण कृषि स्वयं पूर्ण था, तभी स्वयं पूर्ण था। लेकिन बीच में क्या हो गया, क्योंकि स्वयं पूर्ण क्यों था, तो कृषि में क्षेत्र में अगर हम कुछ बोए, जितना बोए उससे ज्यादा हम पाते हैं, या ऐसा किसी भी क्षेत्र में होता नहीं है कि जितना डालते हैं इनपुट उससे ज्यादा हमें मिलता है। तो ये एग्रीकल्चर सरप्लस जो होता है, ये एग्रीकल्चर सरप्लस खाली खेती में ही होता है। लेकिन आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सरप्लस तो है, तो भी कृषि में जो सरप्लस मिलता है, फिर भी आज कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। आप देखते हैं कि अभी इस देश में हर रोज, हर दिन 40 किसान खुदकुशी करते हैं। तो ये हम आत्मनिर्भर कैसे कह सकते हैं? अभी ये क्यों होता है ऐसा? तो इसके मैं 3 कारण आपको बताता हूँ। आत्मनिर्भरता की तरफ हमें जाना है तो अभी क्या है हमारा हाल? कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक असंभवता होती है और दूसरे ज्यादा रिस्क यानी धोखे होते हैं। इतनी असंभवता और रिस्क दूसरे कोई भी बिजनेस में नहीं होती है। तो ये असंभवता कहाँ से शुरू होती है? तो ये नेचर से शुरू होते हैं, निसर्ग से शुरू होते हैं। बारिश आती है, नहीं आती है, कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है। उसके बाद में हम जब सीड्स लेके जाते हैं, क्यों जो बी लाने लग जाते हैं, तो उसमें उपज आएगी या नहीं आएगी उसकी रिस्क हो जाती है। उसके बाद में हम जब उपज आती है तो हम मार्केट में चले जाएंगे तो उसको कितना पैसा मिलेगा पता नहीं होता है। तो ये सब रिस्क जो होती है, अनसर्टेनिटी होती है। इसीलिए वो हमारा वो जो आत्मनिर्भर खेत था पहला, वो अभी नहीं रह गया है। दूसरी बात जो है वो है किसान एकमेव ऐसा उत्पादक है कि जिसके उत्पाद की कीमत वो खुद नहीं बता सकता। उसकी कीमत जो है वो व्यापारी या अलग तरीके के लोग मार्केट में जो होते हैं वो उसकी कीमत निश्चित करता है। और वो भी उत्पादन खर्च जो होता है, उत्पादन की लागत जो होती है, वो भी कभी कभी उसे नहीं मिलती है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो है, किसान के विरोध में अपने देश में कई ऐसे कानून है जो कानून हमारे किसान को आत्मनिर्भर होने नहीं देते हैं। तो ये कानून कौन कौन से है? तो पहला कानून होता है कमाल जमीन धारणा का जो कानून है, वो पहला कानून है। दूसरा कानून जो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसे बोलते हैं, वो दूसरा कानून है। और तीसरा है मोनोपोली ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होता है, एग्रीकल्चर मार्केट जो होते हैं उसकी मोनोपोली होती है। और इसीलिए हमारे किसान की आत्मनिर्भरता ये अभी के दिन में चली गई है। तो अभी ये कृषि के बारे में, आत्मनिर्भर के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये गवर्नमेंट ने अभी जो एक प्रोग्राम दिया है आत्मनिर्भर भारत, तो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट जो है, इसके 5 पिलर्स है। तो फर्स्ट पिलर जो है वो पूरा इकोनॉमी है, उसमें का एक अपना एग्रीकल्चर एक सेक्टर होगा। तो पूरे इकोनॉमी ये एक पिलर है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, संरचनात्मक क्या क्या करना है, खेती में भी है, अलग अलग दूसरे सेक्टर्स में भी बनाए गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम करेक्शन का मॉडल भी उसमें है। कोई भी सिस्टम, अभी एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसमें जो कुछ लूपहोल्स है वो लूपहोल करेक्ट करने हैं, ये इसका एक पहलू है। और तीसरी बात है कि वो जो डेमोक्रेसी जो है, ये लिबरल और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये इसका एक पिलर है। और 5वां पिलर है
वो जो है डिमांड। तो कोई भी आत्मनिर्भर हो तो उसके डिमांड चाहिए, और डिमांड और सप्लाई का जब हम इकट्ठा काम करते हैं तो उसके बारे में वो प्राइस सिस्टम चला हो जाता है। तो ये सब पांचों ये पिलर्स है, इसके लिए अभी आत्मनिर्भर भारत का एक पैकेज बनाया गया है। आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ का, यानी कम से कम 10% ऑफ द जीडीपी, ये हमारा एक पूरा पैकेज, ये कोविड-19 के ये इसके पार्श्वभूमि के ऊपर दिया होगा। तो भी ये कोविड-19 के वजह से नहीं है, ये पूरा इकोनॉमी को रिवॉल्व करने के लिए, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए पूरा पैकेज है। और ये पैकेज के हम अगर देखेंगे तो ये कौन कौन से सेक्शंस है, उन्होंने कौन कौन से सेक्टर के लिए दिया हुआ है, उसमें का एक सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है। तो इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई है, लेबरर्स के लिए भी कुछ स्कीम दिए गए हैं, और दूसरा वो मिडिल क्लास जो है उसके लिए है, और इंडस्ट्रीज के लिए है, और दूसरा है वो बोल्ड रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म की जो बात आती है तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे ख्याल से 3 रिफॉर्म्स के बारे में इसमें कहा गया है। पहला रिफॉर्म जो है वो हमने इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द आवर लोकल प्रोडक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। सो लोकल टू ग्लोबल ये चेन हमें आत्मनिर्भर भारत में बनानी है, और इसके जरिए हमने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो है वो कम से कम 2000 करोड़ 2000 फार्मर रुपीस पर फार्मर के लिए, उन्हें 8 करोड़ फार्मर्स को इन्होंने कवर कर दिया है इसमें। दूसरा आरबीआई के कुछ मेजर्स उसमें दिए गए हैं। बिजनेस के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ये सब एमएसएमई के लिए दिया गया है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 90,000 करोड़ दिए हैं। और बाद में हम अगर देखेंगे तो 50,000 करोड़ जो है वो टैक्स के रिलीफ कुछ दिए गए। तो ऐसा ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वो पैकेज पूरा आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए क्या दिया गया है, ये ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है। तो ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए जो 11 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया है आत्मनिर्भर के लिए, वो 11 पॉइंट्स प्रोग्राम में वो ये पैकेज में जो पूरा 1,63,000 करोड़ का पूरा पैकेज है। तो 1,63,000 के पैकेज के बीच में हमें ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। स्मॉल फूड एक्टिविटीज जो है उसके लिए 10,000 करोड़ का है। फिशरी के लिए जो दिया है वो 20,000 करोड़ का दिया है। डेयरी डेवलपमेंट के लिए दिया है 50,000 करोड़ का दिया है। नहीं तो वेटरनरी एंड एनिमल के लिए जो है वो है 13,343 करोड़। देन आगे बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ है, और ऐसा जब ऑपरेशन ग्रीन है उसके 500 करोड़ का दिया है। तो ये पूरा 1,63,000 का पैकेज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को आत्मनिर्भर करने के लिए फिनेंशियल सपोर्ट एक गवर्नमेंट की तरफ से ये पैकेज में हमें मिला है। ऐसा ये पूरा जो देश का जो पूरा हमें आत्मनिर्भरता करनी है, उसमें का जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है, और उसके बारे में ये सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये अल्प से मैं ये कहना चाहूंगा कि यह है अपना आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट जो है ये अपने लिए दिया गया है। जी कैलाश सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि आपने पूरा पैकेजिंग का भी बता दिया। मुझे पाटिल सर से पूछना था कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस पैकेजिंग को कैसे किया है, तो थोड़ा सा कवर आपने किया, अच्छा किया। और अभी कुछ हमारे दोस्तों ने मैसेज करके आप सभी को याद किया। डॉक्टर सुहास कुमार जी ने गुड आफ्टरनून टू एवरीवन लिखा है, और राजेश कुमार बंसी जी ने भी याद किया है, और सुहास कुमार सर ने खास BR पाटिल सर को देखकर खुश हो रहे हैं, वो आपको नाम सहित याद भेजा है। संजय चांदेकर भी याद कर रहे हैं, और नारायण डॉक्टर नव प्रभाकर जी भी याद कर रहे हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं, अपने विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी मैं डॉक्टर परशुराम पाटिल जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। और वर्तमान में ये उस पोजीशन पे है जहाँ पर गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल पैकेज है
वो क्या है आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर में, थोड़ा सा और कैलाश सर ने जो बताया है उन चीज़ों को छोड़कर आप बताइए नई चीज़ें। और चाहूँगा कि ये पैकेज जब शब्द आता है तो एज ए फार्मर, अगर समझो मैं एक किसान हूँ तो मेरे लिए पैकेज क्या होगा? क्या वो करोड़ एंड लैक्स जो रुपीस हम लोग देख रहे हैं वो है, या फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट मैं कर सकता हूँ एज ए किसान, उसको वो भी चीजें आप स्पष्ट कीजिए। रमेश जी, अभी अभी जैसे मेरे गुरु डॉक्टर भोले सर ने बताया एग्रीकल्चर के बारे में, उस पैकेज के बारे में, तो मैं वो फिगर नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उसका मतलब क्या है, हर एक फिगर का, हर एक सेक्टर का इसका इम्प्लीकेशंस क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जैसे कि सर भोले सर ने बताया, जो कि मेरे गुरु हैं, कि किस तरह से एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, किस तरह का एग्रीकल्चर का अभी तक रोल रहा है। मैं विषय शुरू करने से पहले जैसे भोले सर ने बताया कि ये हमारे बहुत दिनों, हजारों सालों से पहले हमारी परंपरा थी एग्रीकल्चर की, बहुत बड़ा हमारा डेवलप स्ट्रक्चर था। जब हम इकोनॉमिक सुपर पावर थे, हमारे रोज थे 1000-2000 साल पहले, जब जो बोलते कि भारत सोने की चिड़िया है, ऐसा बोलते थे, तो सच में भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन वो क्या था उस टाइम तो कोई इंडस्ट्री नहीं था, उस टाइम तो कोई बाकी का साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। उस टाइम एग्रीकल्चर हमारा इतना प्रोग्रेस था कि सच में कि हमारे फार्मर्स, हमारे ट्रेडर्स, हमारे बिजनेसमैन सभी तरह की चीजें उत्पादित करते थे और सारे विश्व में उसको बेचने जाते थे। वो चाहे यूरोप में जाता था, हमारा माल मिडिल ईस्ट में जाता था। इसलिए जो रोड बनाया है काबुल टू बांग्लादेश, ढाका, जिसको हम सिल्क रोड बोलते हैं, तो वहां से चीजें इस तरह से, तो इतना हमारा प्रोग्रेस था। इनफैक्ट जो अंग्रेज आए थे भारत में, वो भी स्पाइसेस के लिए आए थे, कॉटन के लिए आए थे, वो तो कुछ दूसरी चीज के लिए। तो इतना बड़ा हमारा एग्रीकल्चर था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उस तरह की चीजें फिर से आ जाए, उस तरह का जो एक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था, उस तरह का एक जो माहौल था पहले, तो वो फिर से आ जाए। तो अगर वो आना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को आपको एक नए पैमाने से देखने पड़ेगा। एक एग्रीकल्चर को आपको इंडिपेंडेंट करना था। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर आत्मनिर्भर था हजारों साल पहले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसको फिर से रिवाइव करना है। तो अगर वो करना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो सारी सप्लाई चेन है, फार्मर्स से लेके कंज्यूमर तक, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ फार्मर्स अटक जाता है, कहाँ उनको इश्यूज होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इन इश्यूज को एड्रेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर को कल्टीवेशन में लागत में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां क्या किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे पुश किया है। जब वो लागत बन जब तैयार होता है प्रोडक्शन, तो कहाँ फिर प्रॉब्लम होता है, समझो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उसने वो इश्यू एड्रेस किया है। फिर बेचने में प्रॉब्लम होता है, वो तो कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, इस तीनों जगहों में गवर्नमेंट ने दोनों तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने की कोशिश की हुई है, और उसके साथ साथ उसको एक सारा स्ट्रक्चर में लाने की भी कोशिश हुई है। जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए हुए हैं। 10,000 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी क्या कि फार्मर जब उसको बोता है, जब सीड्स बोता है, तो वहां से लेकर मार्केट में ले जाने तक, यानी आपको क्या क्या लगेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लगेगी, आपको अच्छे रोड्स लगेंगे, आपको प्रोसेसिंग हाउसेस लगेंगे, प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, कोल्ड स्टोरेज लगेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके बिकॉज ऑफ, अगर ये आपका अच्छा नहीं होगा, किसान का जो सारा प्रोडक्शन है वो खेत में ही खराब हो जाए। जैसे कि अभी लॉकडाउन में टाइम में होगा कि बहुत सारी चीजें किसान ने उगाई, लेकिन वो मार्केट तक जा नहीं सकी, तो इसलिए वो सारा खराब हो गया। तो अगर हमारे पास स्टोरेज हाउसेस होते हैं, हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, तो ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने सारा इश्यूज एड्रेस किया है कि इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि जब खेत में जो कुछ प्रोडक्ट वो होता है, वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर तक जाने तक वो सारा सिस्टम उन्होंने, इस तरह की कई चीजें गवर्नमेंट ने थॉट प्रोसेस किया। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है, उसका बहुत बड़ा मार्केट है, वो उसका इंडिया में भी है और आउटसाइड में भी है, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है जो मेडिसिनल ड्रग्स वगैरह जो हम बनाते हैं। और अभी भी हम बहुत अच्छा काम करें, बहुत सारी दवाई कोविड के टाइम में भी सारी दुनिया का 60% मेडिसिनल जो ड्रग्स है वो इंडिया में होता है।
तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है हमारे, इतना बहुत बड़ा जो आयुर्वेद था, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। ये भी चीज गवर्नमेंट ने उनको समथिंग 4,000 करोड़ रुपीज दिया है सारे रिवाइव उसको मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के लिए, उसके हार्वेस्टिंग के लिए, इस तरह की चीजें। और उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नए नए जो स्टार्टअप आने वाले हैं, जो फिर एग्रीकल्चर में हो या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी हो, फार्मर्स हो, जो नए नए अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, कोई कैसे प्रोसेसिंग प्लांट चालू करे, कोई अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई अगर नई किसी कल्टीवेशन करना, तो इसके लिए यानी लगभग इस सारे पैकेज में सच में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे सेल्फ रिलायल हो जाए, जहां जहां प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की हुई है, और इस सारे प्रॉब्लम्स को लेके कैसे हमारा एग्रीकल्चर एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बन जाए और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, यानी कि जो मार्केट जो फॉर एग्जांपल जो सबसे अच्छा बिकता है मार्केट में, जो सबसे अच्छा होता है प्रोडक्शन, उस तरह का प्रोडक्शन हम भी यहाँ पे कैसे करें, और हम कहाँ से कैसे हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में ले जाए, जैसे कि लोकल टू ग्लोबल। तो इस तरह की सारी चीजें, इस तरह का सारा इम्प्लीकेशन एक अच्छा, बहुत अच्छा जो इसका परिणाम है, इसका इफेक्ट है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट इस सारे पैकेज का भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर को आत्मनिर्भरता लाने में मदद करे। तो ये छोटा मोटा है जिससे हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एग्रीकल्चर में बढ़ रहे हैं। परशुराम पाटिल से बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है जो सुनकर और अच्छा फील हो रहा है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने बताई हैं, जैसे कि अभी फार्मर को बीज कल्टीवेशन से लेकर मार्केट में पहुंचने तक वो सारा प्रोग्राम बन गया है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो शॉर्ट आउट कैसे करेंगे उसके बारे में मैं फिर से अभी जोड़ना चाहूँगा बी आर पाटिल सर को। बी आर पाटिल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत में बताया सस्टेनेबल फूड सिस्टम के बारे में, अब ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग या एक किसान जब इसके साथ जुड़ जाता है और एक कंपनी जुड़ जाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वो चैलेंजेस क्या है उसके बारे में बताइए, और ये सुचारू रूप से योजनाएं इम्प्लीमेंट कैसे होगी। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि हमें ये सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा जोर देना चाहिए जी, और मैंने तीनों आयाम बताए थे, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। उसके इंडिकेटर भी मालूम होना चाहिए, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास उसका कोई इंडिकेटर अभी तक नहीं है। हाउ डू यू डिसाइड दैट इट इज सोशली डिजायरेबल और सस्टेनेबल और नेसेसरी? हाउ डू यू डिसाइड दैट वेदर इट इज सोशली एंड अदरवाइज नेसेसरी और डिजायरेबल? Whatever practices we are following, and ultimately how do you know that this is not harmful to environment, the nature on which we all depend? So we have to set up indicators and accordingly work out a strategy, and to bring about a overall transformation into the whole system of food system as we call it, खाद्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमने जो गलती कर रहे हैं और कर रहे हैं उसको पहले ठीक करना जरूरी है। हमें मालूम है कि अच्छा नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा गलती क्या हो सकती है? उसके परिणाम जैसे एनवायरमेंट हर जगह हमें भुगत रहे हैं, किसान आत्महत्या करे, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग। जो क्या बोलते हैं उसको आप, अलग अलग प्रक्रिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, और जो एंटीबायोटिकल जो है जो उसको अलग इस्तेमाल कर रहा है, उसका भी कुछ कंट्रीज ने किया है ऑलरेडी। दे हैव सेट द टारगेट फॉर 2030, 50% reduction in pesticides, 20% reduction in fertilizers, 50% reduction in all those fishery and all that animal farm animals के लिए। और उसी तरह से उन्होंने ये भी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के पर 25% तक वो लेना जाना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी अभी तक ऐसा कोई टारगेट बनाए नहीं, जिसके लिए हमें सब जो पार्टनर्स, मैंने भागीदार जो है सिस्टम के पार्टनर्स, उसको सबको इन्वॉल्व करना है, खास करके फार्मर्स ऑन द वन हैंड एंड देन साइंटिस्ट ऑन द अदर। मुझे हमेशा दुख इस बात का होता है कि वी हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑल ओवर, लेकिन उनकी राय हम ले नहीं रहे हैं और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर जो अच्छा नहीं फिर भी हम कर रहे हैं,
और जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, भविष्य के लिए भी अच्छा है, उसका भी नारा हम लगा रहे हैं, लेकिन उसको कुछ कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्राइम क्या हो सकता है? असली प्रॉब्लम वही है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ बोल्ड स्टेप, bold government to take strong steps against businessmen who are involved in malpractices, even the farmers who are not taking this kind of thing seriously. ये हमें बहुत जरूरी है, तभी ही हम आत्मनिर्भर भारत के और एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। जी जी। पाटिल सर, एक और बात पूछना चाहूंगा, एक कॉमन एग्जांपल दे के आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, छोटा सा। मतलब एक किसान है और योजना है, और फिर उसको कैसे हम लोग उसको सही ढंग से वो चीजें कैसे हो सकती हैं। इसमें फिर आप चाहे एनवायरनमेंट को जोड़ लीजिए या किसी भी थोड़ा चैलेंजेस क्या आ सकते हैं छोटा सा, और कैसे उसको उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं हम लोग, और फिर किसान जो है अपने जो मेन लक्ष्य है उसको पा सके। मेरे लिए हाँ, आपके लिए सर। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स को और साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। पहले उन्हीं की राय लेना चाहिए, उनको साथ एक साथ लगा के प्राइस, तो जैसे आपने कहा कि प्राइस फार्मर से प्राइस वो बनिया ट्रेडर तय करता है। उसको दुनिया में एक ही राष्ट्र ऐसा है कि जिसकी कीमत फार्मर नहीं लेकिन ट्रेडर करता है। इसलिए मिडिल मैन को जो चैन है, हम जो 10 रुपए का माल लेते होंगे तो 1 रुपया बेचारा प्रोड्यूसर के पास जाता होगा, 9 रुपए बीच वाले खा जाते हैं। ऐसे हालत में उस किसान की क्या हालत हो सकती है? बट दैट अपार्ट, दैट इज ओनली इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का सस्टेनेबल का इशू है। लेकिन सोशल इम्प्लीकेशंस और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन दूर करने के लिए हमें साइंटिस्ट को पूरा इन्वॉल्व करना चाहिए फील्ड में जाके, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस है। अभी रोटेशन है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कौन सी सीजन में क्या करना है, क्या all these, some crops are not necessary in certain climate at all, फिर भी लोग ग्रो कर ही रहे। जैसे डैमेज हो रहा, जमीन जंगल सबको नुकसान हो ही रहा है। तो कभी कभी मुझे दुख होता है कि जिंदा रहने के लिए हमें हवा, पानी, अन्न और दूसरी सुविधा, जरूरी सुविधा इसकी जरूरत है। लेकिन हर जगह इतना पोल्यूशन, इतनी खराबी हो गई है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम सह रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। दिन रात बढ़ ही रहे, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे। दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, वी मस्ट फील प्राउड ऑफ दैट नाउ। तो हर जगह ये हालत है। अभी जो कोरोना जो फैल गया है उसी सिटीज में फैला है जो दे आर नॉट लिवेबल, अनप्लान, हैजार्ड, रैंडम, ऐसे बना के हमने रखे हैं। तो ये जो एक कार्यक्रम जो लोग करे हैं वो उनको उनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जी जी। पाटिल सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि साइंटिस्ट और किसानों का एक बना मेल हो और वो चीज़ें फिर इम्प्लीमेंटेशन में धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो है, जिस भूमि में जो चीज़ें अच्छी तरह से पनप सकती हैं उन चीज़ों का अगर यूज़ करें तो वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब फिर से मैं कैलाश बावली सर से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। आपका माइक ऑन कीजिए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आत्मनिर्भर भारत में जैसे कि बहुत सारे कंपनीज भी इन्वॉल्व है फार्मर्स के लिए, एफटीओ जिसको कहते हैं, तो ये क्या है और कैसे ये काम करते हैं? देखिए, अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, ये नाम का जो संगठन इस देश में होने जा रहा है या हुआ है, इसकी शुरुआत तो 2013 से शुरू हुई है। ये किसान के उत्पादक संगठनों के बारे में जो संवर्धन करना था, इसके लिए एक पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो बना वो 2013 में बन गया। इसका जो मिशन था यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उत्पादकों को विशेष करके रूप से छोटे एवं सीमांत उत्पादक जो है उनको संगठन में लाना और उनकी ताकत बढ़ाना, ये इसका एक मोटो था। तो उसमें आर्थिक दृष्टि से संभव जो लोकतांत्रिक एवं वो स्वशासित ऐसा किसान उत्पादक संगठन करना, ये इसका पहला एक मोटो था। और इससे आज कम से कम 5000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में बन गए हैं। बने इसका मतलब वो चालू है, अच्छी तरह से चालू है ऐसा नहीं होता है। उसमें से कम 50% से भी ज्यादा वो ठीक ढंग से काम नहीं करती है। तो अभी इस गवर्नमेंट ने
वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी के लिए न्यू गाइडलाइन कुछ बनाया गया है और एक बड़ा प्लान बनाया है देश में कि इस देश में कृषि क्षेत्र को उन्नत करने के लिए और ये जो प्रॉब्लम्स है कि फार्मर्स और उन्हें मार्केट में कुछ मिलता नहीं है, जो मार्केट में मिलता है वो फार्मर तक जाता नहीं है, प्रोसेसिंग होता नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, ये सब प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम्स संगठित रूप से कैसे हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजर जो होता है वो इंडस्ट्री वाला होता है, ऑर्गेनाइजर जो होता है वो शहरी होता है। तो इसमें कंसेप्ट ऐसा है कि जो फार्मर्स है उनका ही कंपनी हो, जो उपज करते हैं वो अगर इकट्ठा आ गए तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। और वो पावर बढ़ाने के लिए अभी अभी नया जो गाइडलाइन आया है उसमें 10,000 इस देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी नहीं बनानी है और वो चलाने के लिए 5 साल तक उन्हें सपोर्ट करना है। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने जो खर्चा दिया है, पूरा पैकेज दिया है, वो है 4,496 करोड़। तो ये 10,000 कंपनी बनाने के लिए 4,496 करोड़ का एक पैकेज बना दिया है। तो आउट ऑफ दिस ये इस पैकेज से 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी तैयार हो जाएगी और उसमें से 1,500 जो है 1,500 दे आर टू बी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में बनानी है। और उसके लिए उन्होंने जो बजट है वो बजट अलग रखा गया है। तो ये जो फार्मर्स बनानी कंपनी बनानी है वो कंपनी के लिए क्या क्या उन्होंने क्राइटेरियाज रखा है। तो ये कंपनी बनाने के लिए कम से कम 300 फार्मर्स इकट्ठे होने, वो दे विल बी द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी। उसमें से ही डायरेक्टर की बॉडी हो जाएगी, कम से कम 5 ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर हो जाएगी उसमें। और वो मेंबर जो होंगे वो मेंबर्स वो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। तो ये 300 कम से कम अगर हो जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छा सा एक सपोर्ट सिस्टम निर्माण किया है। ये सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या है, तो पहली तो बात यह है कि वो उनको इक्विटी ग्रांट जो होती है, तो इक्विटी ग्रांट 15 लाख रुपए की मिल सकती है। इसके अलावा भी अभी 18 लाख रुपए का उसे एक सपोर्ट फंड दिया जाएगा। उसमें से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो है, उसको अगर सीईओ अगर मुख्य अधिकारी कुछ नियुक्त करना है तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए का मेहनताना दे सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए 10,000 रुपए दे सकते हैं। और ये सब प्रावधान ये हमने प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने दिया गया है। तो ऐसे ये जब फार्मर्स 300 फार्मर जो है तो उसमें से 50% फार्मर्स ये तो मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए, वुमेन्स होने चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक तरीका इसने ढूंढा गया है। तो ऐसा हम जब देखेंगे तो ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी का नेटवर्क अगर देश में बन जाएगा तो ये सबल हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और फार्मर्स टू कंज्यूमर ये जो वैल्यू एडिशन चेन जो है ये कंपनी की तरफ से निश्चित रूप से एक अच्छी तरीका काम हो जाएगा। और इनका क्या रोल हो सकता है, तो जब कंपनी बन जाएगी तो ये कंपनी क्या रोल करेंगे, क्या करेंगे। तो पहली बात यह है कि एक्सेस टू द मार्केट मिल जाएगा, मार्केट के लिए ये कंपनी खुद जाके ढूंढ सकती है। दूसरी बात जो है कि कन्वर्जेंस अमंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी गवर्नमेंट स्कीम्स तो इतने बड़े 200, 300, 400 गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन फार्मर्स को कुछ पता ही नहीं है। 90% फार्मर्स आर अनअवेयर अबाउट दिस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स ये कंपनी कर सकती है। FPO शुड बी अ सिंगल सोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस स्कीम्स, ऐसा हो सकता है। तो फार्मर्स सर्विस सेंटर भी ये बन सकता है। फार्मर्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज लगते हैं, इनपुट्स लगते हैं, ट्रेनिंग लगता है, कंसल्टेंसी लगता है। तो ये सारे सर्विसेज ये सेंटर दे सकते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस एट फार्म गेट एंड लॉजिस्टिक, पैकिंग एंड मार्केटिंग, ये तीनों काम ये कंपनी कर सकते हैं। लिंकेजेस विद द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी नया नया जो एक्ट आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसका भी प्रावधान इसमें कंपनी कर सकती है। देन कम्युनिटी फाइनेंस मैकेनिज्म जो है, कमोडिटी फाइनेंस मैकेनिज्म, वो टेस्टिंग का होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन का होता है, ये भी काम कंपनी कर सकती है। और बाद में सेल्स प्रोसीड्स थ्रू द बैंक अकाउंट, ये जो अभी डिजिटल इंडिया का जो चल रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंट्स में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर ये देश में
ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी अगर बन जाएगी तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाने के लिए एक अच्छी तरह का स्टेप हो जाएगा। जी कैलाश सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये पूरा आपने ओवरऑल जो है एक फार्मर का जो कंपनीज के बारे में आपने बताया, और 300 अगर किसान जुड़ जाते हैं तो वो खुद अपना जो है कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सुंदर जो योजना है। और मुझे लगता है इसमें आपका रोल ज्यादा रहेगा, क्योंकि 300 फार्मर्स को इकट्ठा करके उनको काम बता के काम करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कई बार होता है कि फार्मर्स जो है एक दूसरे के साथ वो एकजुट नहीं होते, वो सोचते हैं कि मेरा फायदा ज्यादा हो, तो उनका जो स्वार्थ है ना, उस वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और आपने कहा कि फार्मर्स तक वो बात नहीं पहुंचती है, जो योजना है ठीक ढंग से नहीं पहुंचती है ट्राइबल एरिया में या आदिवासी जगत में। तो आपको खुशी की खबर मैं देता हूं, ये हमारा जो फेडरेशन है इसमें 300-400 रेडियो स्टेशन वाले जुड़े हुए हैं जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी एरिया में इनका रेडियो स्टेशन है, जहां से 40-50 किलोमीटर तक वो अपनी आवाज पहुंचाते हैं। तो आप जो भी बताएंगे वो सारे किसानों तक जाएगा, ये तो मेरा गारंटी है, क्योंकि हम लोग ये एक बहुत ही अच्छा फेडरेशन है, और डीपी सिंह सर भी है और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाटिल सर हैं, ये लोग सारे इस फेडरेशन के माध्यम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को इकट्ठा करके वो सारा इंफॉर्मेशन जो है उन रेडियो स्टेशन तक पहुंचते हैं, और फिर रेडियो के माध्यम से फार्मर्स को, और जो नीडी पर्सन है, आदिवासी बेल्ट में जो बच्चे रहते हैं, यूथ रहते हैं, उन सब तक ये सारी चीजें पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और एक अच्छी बात आपने बताया कि इतनी सारी योजनाएं बन गई हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो मुश्किलें आ जाएगी या फिर जो चैलेंजेस आएगी, वो उसके लिए हमेशा पाटिल सर से मैंने थोड़ी सी बात की है। अब आगे परशुराम पाटिल सर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पैकेजिंग में जो गवर्नमेंट का ये पैकेजिंग है आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर का, उसमें इंडियन इकोनॉमी का क्या रोल है, क्या उसमें इम्पोर्टेंस आएगा, क्या इंडियन इकोनॉमी उसमें बढ़ेगी, घटेगी या सस्टेन रहेगी, क्या चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमी उसमें कैसा अपना रोल प्ले करता है, वो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पाटिल सर, आपका माइक ऑन कीजिए। परशुराम पाटिल सर, आपका म्यूट है, माइक ऑन कीजिए। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर दीजिए इसको। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये सारा जो जब भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा एग्रीकल्चर में, तो इसका एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर से होगा, या फिर इसका टोटल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें फार्मर्स आते हैं, जिसमें अलग अलग प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज आते हैं, जिसमें अलग अलग मिडल, सब बहुत बहुत बड़ा लंबा सप्लाई चेन, इनके लाइन के ऊपर क्या असर होगा, और ये जब बढ़ेगा तो एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारे टोटल इकोनॉमी में क्या असर है। अभी देखिए, अभी क्या है कि हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का हमारे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 14% है, 14% है, लेकिन इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो 70% हमारे पॉपुलेशन के। तो देखिए कि तो अगर 14% निकाल जो तो 86% है वो अदर सेक्टर से आता है, ये उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमारे टोटल इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो हमारा एग्रीकल्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और बाकी का कम होना चाहिए, तो ये उल्टा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ जो खामियां थी उसको हमने कभी सुधारा नहीं, या फिर हम जो कहते थे कि ये सारा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो हम एज ए इंडस्ट्री नहीं देखते। अभी हमें एग्रीकल्चर एज ए प्रोडक्शन नहीं देखना है, हमें एग्रीकल्चर एज हमें इंडस्ट्री देखना है, या एग्रीकल्चर एज ए प्रोडक्शन ना देखना है, एग्रीकल्चर एज ए मार्केट इकोनॉमी देखना है। तो जो सारी चीजें हैं आत्मनिर्भर भारत में पैकेज में, और जो हमारे न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसके हिसाब से इसका ढांचा बदलने वाला है और बदल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वो कल्टीवेशन के और प्रोडक्शन के ऊपर हम जोर नहीं दे रहे, अब हम उसको बेचे कैसे, इसका ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिले फार्मर को और बाकी की एसोसिएशन को,
तो इसका बहुत पॉजिटिव असर होने वाला है, क्योंकि इसके नए नए स्टार्टअप खुलने वाले, नए नए इनकम के सोर्सेस खुलने वाले, जो सेक्टर में हमने कभी देखा नहीं था, जैसे कि ये जो मैंने मेडिसिनल प्लान करा वो हमने कभी देखा नहीं था। उस तरह के नए नए सेक्टर आ रहे हैं, जैसे कि हानि भी आ रहा है। और हमारा जो एक मूलभूत ढांचा था गांव गांव में, इसके वजह से हमारा एग्रीकल्चर का वेस्टेज बहुत होता था, और इसमें इनकम कम होने की वजह से जो हमारे यूथ थे गांव गांव के, वो एग्रीकल्चर की तरफ आना नहीं चाहते थे, वो बड़े बड़े शहरों में जाके जॉब करते। वो अभी बदलने वाला है, बदलेगा अगर हम ये सही तरह की इसको इम्प्लीमेंट कर सके। जो हमारे जो नए नए टैलेंटेड बच्चे हैं गाँव गाँव में, या फिर किसानों की जो न्यू जनरेशन है, वो इसमें रहने की कोशिश करेंगे। वो अलग अलग उनको आइडियाज लाके एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ही सारा एक इंटायर एंटरप्रेन्योर जो इकोसिस्टम है, वो बदलने की जो ताकत इस सारी चीजों में है। और मुझे लगता है अगर इस तरफ हम जाए तो इसका बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा। और अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी का असर पड़ता है तो इसमें जो फार्मर्स है उनका भी बहुत फायदा होगा, और एज अ नेशन, एज अ कंट्री हमको इसका बहुत फायदा मिला। तो मैं इसको एक अच्छे और पॉजिटिव टिप्स की तरह से देख रहा हूँ। हर में जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और अच्छा होगा, और पहले से ये चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर इस योजना के माध्यम से हो जाती है तो हमारे लिए एक लर्निंग भी होगा, और आगे चल के इस योजना को और अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से करने की हमारी जो है हौसला बढ़ सकता है। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हम लोग अब कंक्लूशन पे चलेंगे, और डीपी सिंह सर अगर आप हैं तो आप आ जाइए स्टेज पर। डीपी सिंह सर, आप वीडियो ऑन कर लीजिए आपका। शायद वो कहीं चले गए क्या? तो अब मैं चाहूँगा कि यशवंत जी आ जाएं, यशवंत पाटिल सर। हमारे फेडरेशन के जो हमारे मेंबर है, प्रेसिडेंट हैं यशवंत पाटिल जी, मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार सर, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं यशवंत पाटिल, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंडिया। अभी बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई, और हमारे BR पाटिल, परशुराम पाटिल जी और बावले सर जी, तो इन्होंने तो पूरी आंखें खोल दी कि इतना अच्छा कार्य कृषि सेक्टर में हो रहा है, और काफ़ी लोग भी जुड़ गए हैं रेडियो स्टेशन, तो वो भी आगे उसको इस कन्वर्सेशन को आगे उसको कन्वे करेंगे, और हम इसको भी अपने पोर्टल में रखेंगे ये सारा डिस्कशन को, तो जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मेरा दिल से फेडरेशन की तरफ से BR पाटिल सर को, बवाले सर को, और परशुराम पाटिल जी और जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे इस सेक्शन में, उन सबको दिल से धन्यवाद। और डॉक्टर DP सिंह हमारे सेक्रेटरी हैं, वो कुछ कारण से बाहर चले गए, तो उनको भी धन्यवाद। थैंक यू। ओम थैंक यू। यशवंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन आप सुन रहे थे पूरा टाइम, और सुनकर आपको भी अच्छा लगा कि किस तरह से ये आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर एक नया विषय को लेकर हमने बातें की। और कई बार जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं कि किसानों तक और किसान के लिए जो योजनाएं बना रही हैं सरकार, और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये हमें अभी पता चला। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट काम हो रहा है, और इसके माध्यम से डिजिटल कन्वर्सेशन के माध्यम से सभी रेडियो स्टेशन पर बाद में इसको प्ले किया जाएगा, तो लोगों तक ये बातें पहुंचेगी। और साथ ही साथ हम लोग इस विषय को लेकर और भी आगे हर हफ्ते या 15 दिन में इस तरह का कन्वर्सेशन करेंगे। और मैं इसके लिए डॉक्टर परशुराम पाटिल सर को कहूँगा कि आप थोड़ा जिम्मेवारी लें, और कंटिन्यू जो आप ऑलरेडी प्रोसेस में है और काम भी कर रहे हैं, तो उसको इनिशिएटिव लेके जोड़ते जाएं, और
बावले सर को और बी.आर. पाटिल सर को भी जोड़ के रखिए, ताकि और भी विषय को लेकर हम इसका पार्ट 2 हम लोग जो है सीजन 2 जिसके बारे में आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर पार्ट 2 हम लोग अगले सैटरडे को या संडे को जैसा आपको टाइम मिले 2 घंटे का और कन्वर्सेशन हम लोग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं अगर वो सवाल पूछना चाहें तो या मैसेज करके कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके आप वीडियो ऑन करके आपको कुछ पूछना हो तो जरूर, कोई सवाल हो आप लोगों के अंदर कुछ पूछना चाहें हमारे डॉक्टर्स से तो जरूर पूछ सकते हैं। जी सर नमस्ते, मैं रोहन बात कर रहा हूँ कोल्हापुर से। हाँ जी, स्वागत है। जी सर नमस्ते। बहुत ही सुंदर सबने इंफॉर्मेशन दे दी, उसके लिए धन्यवाद सभी वक्ताओं का। मुझे पूछना था कि जैसे प्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही एट द सेम टाइम हमें प्रोसेसिंग में जो एग्रीकल्चर की उसमें भी बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंस लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकते तो। जी रोहन जी, किन से पूछना चाहेंगे? डॉक्टर परशुराम पाटिल जी से, बी.आर. पाटिल जी से या बावले सर से? जो भी सर, अभी सभी स्टॉलवर्स है सर, जो भी सही लगे। हाँ, रोहन जी मुझे लगता है कि ये बात जो है कैलाश सर अच्छा बताएंगे। कैलाश बावले सर जी, मैं चाहूंगा कि आप बताइए। हाँ ठीक है, उन्होंने जो बात की है वो सच्ची है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होते हैं उसमें से 90% प्रोडक्शन से पेरिशेबल है। पेरिशेबल कमोडिटी का प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी सप्लाई आता है तो पूरा सप्लाई मार्केट में चला जाता है, वो हम रख नहीं सकते हैं। तो इसके दो, सप्लाई और डिमांड कंट्रोल जब होता है तो प्राइस कंट्रोल होती है। सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है तो उसमें प्राइस गिर जाती है, और जब सप्लाई नहीं होता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों भी तरफ से हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारा जो कोल्ड स्टोरेज चेन जो है, स्टोरेज चेन, वो प्रिजर्वेटिव्स करना चाहिए, वो तो बढ़ानी चाहिए, एक बात होती है। लेकिन प्रोसेसिंग ये दूसरी बात है, वो बहुत अच्छी है। प्रोसेसिंग में अभी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता है। अभी देखिए प्रोसेसिंग में दो बातें होती है। एक तो आप कूलिंग कर सकते हैं, फ्रीजिंग, वेजिटेबल्स फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, और कुछ फ्रूट्स होते हैं उसके फ्रीजिंग कर सकते हैं, और दूसरी बात है ड्राइंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए हमें अभी तो सोलर ड्राइंग सिस्टम का गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम दिया है, और उससे हम सोलर ड्राइंग कर सकते हैं, और ये इससे उसका लाइफ सेल्फ लाइफ जो है वो उस कमोडिटी का बढ़ सकते हैं। ये एक बात हो गया। और दूसरी बात जो है कि जब हम प्रोसेसिंग में कुछ ऐसे बातें होती है कि वो हायर टेक्नोलॉजी भी लगती है, तो उसके लिए ये हमारी कंपनी जो निर्माण होने वाली है वो कंपनीज वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकती है, और बाद में ये ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी का हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि अभी थोड़ा सा टाइम है और बहुत जरूरी है। कैलाश सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। रोहन जी और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, थैंक यू। ओके रोहन, थैंक यू सो मच। और किसी को पूछना हो तो जरूर आप किसी से कोई भी सवाल कृषि से रिलेटेड। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, कृषि एंड ऋषि, ये भारत की परंपरा है। परंपरा है। और कहीं ना कहीं कृषि और ऋषि की और ये कृषि और ऋषि ही सस्टेनेबल सिस्टम है। सस्टेनेबल सिस्टम तो नेचर में है। जी हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो पाटिल सर ने बताया था ना कि अभी फार्मर के साथ साइंटिस्ट आने चाहिए, काम करना चाहिए, तो उसके बारे में हमने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम बनाया है, उसके बारे में हम बाद में बता देंगे। जी क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है ये कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, ये अगर पता चल गया तो फार्मर्स उसको डिमांड कर सकते हैं। ये नॉलेज कॉलेज विलेज कोलैबोरेशन का एक प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ। एक और मैसेज आया है कैलाश सर, गुरुप्रीत जी लिखते हैं कि इन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज के स्टार्टअप के लिए क्या सपोर्ट है गवर्नमेंट का की ओर से, एंड हाउ टू अचीव इट, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
अभी एग्जांपल सभी फूड प्रोसेसिंग में। हाँ, तो सभी स्टार्टअप के लिए जो एक नॉर्म्स है उसमें 10 लाख तक, 50 लाख तक और 1 करोड़ तक, ये 3 स्मॉल, मीडियम एंड लार्जर के लिए गवर्नमेंट का सीड मनी मिल सकता है। और ये सीड मनी के बाद में आप उसके ऊपर कुछ तो इंटरेस्ट फ्री मनी पर मिल सकता है। तो गवर्नमेंट आपके पास अगर कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट हो, वो उसको चार्टर अकाउंटेंट के पास से अगर कोई प्रपोजल बना लिया, तो आप कंपनी के या बैंक के पास जाके उसको लोन, जो वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन भी मिल सकता है। और स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर सबमिट कर दिया तो आपको सीड मनी का भी लाभ उसमें मिल सकता है। जी जी। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा पाटिल सर से, परशुराम पाटिल सर से, कि अभी जो जैसे अभी बावले सर ने बताया कि पैकेजिंग मिल रहा है कम इंटरेस्ट पे, तो कम इंटरेस्ट माना कितना इंटरेस्ट, कितने पे, कैसा होगा? कुछ अलग अलग टारगेट है? जैसे घर के अंदर जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अगर कुछ बनाना चाहते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा कुछ, और किसान कुछ और प्रोजेक्ट लेकर अगर आता है, जैसे समझो कोई चीज उसका उत्पादन हुआ है लेकिन उसको पैकिंग करके डायरेक्टली वो अपने ब्रांड से, अपने नाम से मार्केट में लाना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ एग्जांपल्स देके बताइए। कम इंटरेस्ट हमें मतलब सब अभी मार्केट में कमर्शियल का इंटरेस्ट किसी बैंक में जाएगा, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 9% है लोन के लिए, तो वो जो है अगर आप इस स्कीम से थ्रू जाओगे तो आपको वही लोन आपको 4% में मिल जाएगा, 2% में मिल जाएगा। तो इसका कम इंटरेस्ट में डिस्काउंट मिलता है। और अभी जो सारे स्टार्टअप्स है, जो जैसे कि नाबार्ड ले लो, नाबार्ड जो सारा फंडिंग करता है वो कम इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई दूसरी बैंक जो फंड करती है सपोज 8% है, तो नाबार्ड उसको 4% में देता है। फिर इसका मतलब इसका सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स और बाकी के लोग हैं वो इसका फायदा उठा सके, वो अलग अलग उसका अपना खुद का बिजनेस चालू कर सके, प्रोजेक्ट चालू कर। तो उनको सपोर्ट के लिए वो सब्सिडीज भी देते हैं ग्रांट में, कि 100% का 40% आपका जो ग्रांट है वो आपको लोन में हो जाएगा उसमें से, और बाकी का जो रखता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा। इंटरेस्ट कम कई तो प्रोजेक्ट की इंटरेस्ट फ्री भी मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लगभग हर सेक्टर में हर बैंक एग्रीकल्चर के लिए और व्हीकल सेक्शन के लिए लो इंटरेस्ट का स्कीम रखते हैं। इसका बहुत लोगों ने फायदा उठाया, यानी जितने जितना हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगभग सभी ने इसका फायदा उठाया। पाटिल सर बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्र जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, उनके मन में भी अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें अगले वीकेंड में आप जरूर मैसेज करके रखिए। अभी से मैसेज करके रख सकते हैं आप, और उस दिन आप डिस्प्ले कर सकते हैं और हम लोग आपके सवालों के जरूर जवाब देंगे। और जो विधिवत सरकारी जो नियम है उस अनुसार आपको वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश हमारी जारी रहेगी, और कहाँ से कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और किस चीज़ पे आपको कितना % बेनिफिट मिलता है। वो अभी तो आपने देखा कि जहाँ 8% आपको रेगुलर मिलता है, वहाँ पर अगर योजनाबद्ध तरीके से, आत्मनिर्भर तरीके से इस पैकेज के अनुसार आप लेते हैं, आपके नॉर्म्स पूरे होते हैं, तो आपको 4% का इंटरेस्ट, वरना 50% आपका बेनिफिट यहाँ पर होता है। लेकिन बेनिफिट से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि हम लोग योजनाओं को कार्यवंत करें, उसका रिजल्ट दे, ताकि गवर्नमेंट को भी एहसास हो कि हमने जो योजना बनाई है वो किसानों ने उसका सही ढंग से लाभ भी लिया और उसका समाज के लिए उपयोगी हुआ। ये मेन मकसद हमारा होना चाहिए, ताकि हम कृषि और ऋषि की जब बात करते हैं तो वो दोनों चीज़ें हमारे अंदर दिखाई दे। ऋषि माना जो चीजें आप समझ रहे हैं उसको यथार्थ उसी ढंग से करके एक सैंपल अपने गांव में सेट करे। जैसे कोई गांव में अगर कोई किसान करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट जरूर लें और एक एग्जाम्पल बन के दूसरों को भी सपोर्ट करे, तो ये और अच्छा जो है सिस्टम बन सकता है। तो आज के इस कन्वर्सेशन में बहुत अच्छी बातें हुई। अगले एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी हाँ बताइए। सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्टिंग डॉक्टर परशुराम जी बता सकते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टार्टअप फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है या फिर नए फार्मर्स इकट्ठा के ये है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो कंपैरेटिवली यूरोप मार्केट और कोई भी एक्सपोर्ट के उसके क्वालिटी वाइज उसका
क्या मेजरमेंट्स बहुत हाई रहते हैं। तो एज अ जो अभी जो लोग अभी स्टार्ट में है, तो वो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कोप अप करने के लिए कौन सी स्टेप्स अभी से ले लेके, जैसे कि वो उनको सर्टिफिकेट्स जल्दी मिल जाए, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। अच्छा, पहले तो एक्सपोर्ट का जो आप बात कर रहे हो ना, एक्सपोर्ट का सारा प्रोसीजर अभी इस्टेब्लिश हुआ है कि कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या एक्सपोर्ट, इस पे सारा आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो और कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज आप दुबई, कोई चीज आप अमेरिका में भेजना चाहते हो या फिर यूरोप में भेजना, तो उसका नॉर्म से वही चीज अगर आप दुबई में भेजना चाहते हो, बांग्लादेश में भेजना चाहते हो या फिर कोई और, तो हर कंट्री के हिसाब से उसका नॉर्म बदलता है, उसका रिक्वायरमेंट जो आपको बाहर बोलेगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो है, जनरली सभी लोग क्या चाहते हैं कि दो चीजें, एक तो इसमें जो पेस्टिसाइड्स का यूज है वो कम से कम हो और जो एक स्टैंडर्ड नॉर्म है उसके नीचे हो, और दूसरा मिनिमम रेसिडुअल जो रहता है, यानी उस इसमें कितने परसेंटेज इस तरह के कंपोनेंट है जो आपको बॉडी के लिए हार्म कर सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स हो या फिर एनी काइंड ऑफ थिंग, फर्टिलाइजर हो। तो ये दो ही चीजें, तो जब एक्सपोर्ट करते हो तो ये नॉर्मली चीजें आपको टेस्टिफाई करनी होती है किसी भी अच्छे लैबोरेटरीज, जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड लैबोरेटरीज है, या फिर आपका जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर चाहता है किसी और लैबोरेटरी उसके। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है वो क्या एक्सपोर्ट करने वाला है और कहाँ एक्सपोर्ट करने वाला है के हिसाब से आपको ये सारा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। लेकिन जनरली इसमें पेस्टिसाइड्स कितना है, फर्टिलाइजर कितना है, ऐसा कंपोनेंट है जो आपको हार्म करना, हेल्थ के लिए हार्म कर सकता है, या फिर जैसे कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स या फिर मिनिमम रेसिडुअल लेवल चेक करना बोलता है। वेरी सिंपल है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको इस पहले सोचना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको प्लान बनना पड़ेगा। आरएमएच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक सवाल है। जी जी मैं सुहासु, मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, प्लस मैं एक फार्मर भी हूँ, मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, बट आई लव फार्मिंग एंड मैं जितना मेरा कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ मैं देता हूँ। अभी आपने एक फार्मा प्रोडक्ट कंपनी की बात की, मतलब लगभग 300 लोग उसमें जुड़ सकते हैं, और इज इट नेसेसरी कि उनका एलिजिबिलिटी कैसे पता, मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब वो सब आपने जैसे बोला कि वहाँ पे विभिन्न अंग है, जैसे कि टेस्टिंग है, और कुछ एक्चुअल प्रोडक्शन रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, तो उसका एलिजिबिलिटी कि सभी फार्मर ही होने चाहिए? मतलब मैं एज अ फार्मर का लड़का हूँ तो मैं फार्मर हूँ, लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं भी हो सकते, क्या वो इस प्रक्रिया के, ये कंपनी के पार्ट हो सकते हैं? और नहीं, ऐसा थोड़ा सा जी, एक कंपनी का मेंबर होने के लिए एक कंपलसरी जो क्राइटेरिया है, निकष है, वो किसान ही होना चाहिए, उसके नाम पे या उसके पिताजी के नाम पे 7/12 होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ते महत्वाचं आहे। या ते महत्वाचं बरोबर। सुभाष जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। और जैसे कि 300 किसानों का एक ग्रुप बन जाता है तो एक बड़ा कंपनी बन जाता है, और बहुत बड़ा उसमें 5 से लेकर 15 डायरेक्टर भी हो जाते हैं। तो ये पूरा एक छोटा सा गांव जो है, मेरे ख्याल से वो इस चीज को कर सकता है, एक गांव जहाँ पर पूरे किसान हो। हाँ, खेड्याकडे चला हा संदेश यातून मिळतोय हा, म्हणजे सुहास जी, मी तुम्हाला एक आयडिया सांगतो याच्याबद्दल। आपल्या गावामध्ये एक ग्रामपंचायत आहे किंवा आपली पूर्वीची एक सहकारी सोसायटी आहे गावात, सोसायटी असते, बरोबर, तर त्या सोसायटीचे जे मेंबर्स असतात ते सगळे कर्ज घेतात, म्हणजे पीक कर्ज असेल किंवा इतर काही, ते मला वाटतं त्या सगळ्या मेंबरची तुम्ही जरा एक यादी घ्या सोसायटीकडनं, बरं, आणि त्या सोसायटीलाच इन्व्हॉल्व करा की आम्हाला एक कंपनी स्थापन करायची आहे, ते सगळे आपले जे सभासद आहेत ते त्या कंपनीचे मेंबर्स होतील। बर बर, दैट इज द गुड आइडिया, कंपल्सरी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या 500 रुपए के शेयर है वो इकट्ठा कर सकते हैं, वो सोसाइटी आपका डिडक्ट करके 500 रुपए आपकी कंपनी में दे जाएगी। अच्छा, बट वो एक ही गांव के होने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या उसमें? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस। अभी इसमें जो नया ये आया है ना, तो क्लस्टर अप्रोच आया है, क्लस्टर अप्रोच यानी पंचकृषि।
अच्छा 301 गांव में नहीं हो सकते तो 4-5 गांव मिला के कर सकते हैं। वो 4-5 गांव के जो कोई एक पीक होगा, कोई क्रॉप होगा, तो Correct. उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मार्केट ढूंढ सकते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पाद आप मार्केट में ले जा सकते हैं। तो ब्रांडिंग कर क्लस्टर अप्रोच बिजनेस जो है, ऐसा मॉडल अभी नया गाइडलाइन में आया है। आप अगर थोड़ा सा बहुत अच्छा। पढ़ेंगे तो वो मिल हाँ, सकता है आपको। ओके सर, आप करिए। खूप छान माहिती दिली. क्राइटेरिया यही है कि किसान होना चाहिए, भले किसान वो होना कहीं चाहिए, से भी हो किसान। बस। और नहीं तो इसमें एक कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, सब शेयर्स खरीद लेगा और आपकी कंपनी हजम कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो किसान चाहिए। हाँ, मेरा सवाल मतलब वैसे ही था कि एक्चुअली वैसा हो सकता है इसके लिए. हो सकता है, बस अपने को खाली ग्रुप को मेंटेन करना है, वो ही है ना, लीडर का काम आप करिए। और Correct. बाकी आपको सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कौन किस पोजीशन पे होना चाहिए, वो सारा चीज जो है बावले सर जैसे लोग हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, ये आपको सपोर्ट करेंगे। यस सर, खूप तो छान, चलिए, मुझे थँक यू. लगता है कि हमारे सभी दर्शक मित्र और सुनने वाले जो हैं, अगले एपिसोड में, अगले वीक में हम लोग इस चैप्टर को पार्ट 2 में कन्वर्सेशन कर लेंगे, जिसमें साइंटिस्ट और किसानों का मुद्दा और प्रोसेसिंग यूनिट बहुत 300 किसानों का कैसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या क्या चीजें हो सकता है, उसको ब्रीफली हम लोग उसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में बस इतना ही। फिर से एक बार डॉक्टर परशुराम पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इनिशिएटिव लिया हम सभी को जोड़ने के लिए। और बी आर पाटिल सर, आपका सस्टेनेबल फूड के लिए जो सिस्टम आपने बताया और उसमें क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड डॉक्टर कैलाश बावले सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से गवर्नमेंट का जो ये आत्मनिर्भर योजना, उसमें खास एग्रीकल्चर का क्या रोल है और कैसे काम कर सकता है, इंडस्ट्रीज कैसे इसमें जुड़ सकते हैं और कैसे वो कमीशन एजेंट और फार्मर के बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाए और फार्मर को अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा जो रह गए पॉइंट्स उसको आगे भी कवर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू. रमेश भाई, हाँ अच्छा, अगले सेशन में बवले सर का जो एक नॉलेज कॉलेज विलेज प्रोजेक्ट है, जी जी, उसके ऊपर आप एक अलग सा प्रोग्राम रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा, जरूर बहुत मैं इस विषय पे आपसे डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है बीआर पाटिल सर का जो सारा एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर का, जो सारे विश्व भर का, ये दुनिया के हर कोने में उनको काम किया, तो जी, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर ऐसे जरूर, दो जरूर। प्रोग्राम बनाते हैं, जरूर करें, जरूर। उनका टाइम लेते हैं और देखिए उसके फिर। हिसाब से फिर बनाते हैं। थैंक यू सो मच।